हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं हरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान की। अब तक हम कक्षा 12वीं के फर्स्ट चैप्टर को देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा है आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। इसके बाद हमने देखा है कि विद्युत क्षेत्र के कौन कौन से गुण होते हैं, धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, ये एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं और कब प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कूलाम का नियम क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं आवेशन की विधियाँ कौन कौन सी है, आवेशन की 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट, जो हमने पराविद्युतांक लिखा था, उसके आणविक मान के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद विमीय सूत्र लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। फिर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के गुण के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं आवेशन की विधियों पर। आवेशन की विधियाँ किस तरह से होती हैं, चलिए देखते हैं। मुख्यतः आवेशन की 3 विधियाँ पाई जाती हैं, जिससे पहली है घर्षण विद्युत की, दूसरी है चालन विद्युत की और तीसरी होती है स्थिर विद्युत प्रेरण। मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए बोर्ड पर लिखना शुरू करता हूँ। आप चाहे तो कल जो आपने लिखा था, आपने कल लास्ट लिखा था वायु तथा निर्वात के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है, उसके आगे हम शुरू करते हैं आवेशन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। आप टॉपिक डाल सकते हैं आवेशन की विधियाँ। अब इसमें बात करते हैं आवेशन की मुख्यतः 3 प्रकार की विधियाँ होती है। पहली होती है घर्षण विद्युत की, इसके बाद आती है चालन विद्युत की, और फिर होता है स्थिर विद्युत की प्रेरण, और तीसरी होती है हमारी स्थिर विद्युत। ये 3 हमारी मुख्यतः आवेशन की विधियाँ होती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं घर्षण विद्युत की क्या होता है। तो घर्षण विद्युत होता है कि जब 2 पिंडों को परस्पर रगड़ा जाता है, मतलब इन दोनों क्या किया जाता है, कोलिजन किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कम कार्यफलन वाले पिंड से अधिक कार्यफलन वाले पिंड की ओर हो जाता है, और जिस कारण एक पिंड धनावेशित तथा दूसरा पिंड क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। मतलब कि हम बात करें स्थिर विद्युत क्या होता है, 2 पिंड हैं, इनका परस्पर क्या किया जाता है, रगड़ा, मतलब कि कोलिजन किया जाता है, और रगड़ने के पश्चात क्या होता है कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन से वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे पर स्थानांतरण हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि कम कार्यफलन वाला जो पिंड है उससे अधिक कार्यफलन वाले की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और इस कारण एक पिंड क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत की कहा जाता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे चालन विद्युत की, चालन विद्युत की क्या होता है, तो जब किसी उदासीन चालक पिंड को धनावेशित चालक पिंड के संपर्क में लाया जाता है, मतलब कि कोई उदासीन चालक पिंड है, ये क्या मेरा उदासीन चालक पिंड, उसको किसके साथ में, आवेशित चालक पिंड के साथ में संपर्क में लाया जाता है। उदासीन हमारा उदासीन चालक पिंड, दूसरा आवेशित चालक पिंड है। जब इन दोनों को क्या किया जाता है, आपस में संपर्क में लाया जाता है, तो आवेश का प्रवाह है वो किस तरफ होगा, उच्च पिंड से निम्न पिंड की ओर होगा। आवेश का प्रवाह किस तरफ होगा, उच्च पिंड से निम्न पिंड की ओर होगा, और ये तब तक होता है जब तक दोनों पिंडों पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए। मतलब उदासीन चालक पिंड है और आवेशित चालक पिंड है, इन दोनों को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, तो आवेश का स्थानांतरण होगा किस तरीके से होगा, उच्च पिंड से निम्न पिंड की ओर, और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों पिंड आपस में समान मात्रा में आवेश न प्राप्त कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों विधियाँ समझ में आ गई। अब हमारी तीसरी विधि है स्थिर विद्युत की प्रेरण। स्थिर विद्युत की प्रेरण क्या होता है कि, तो यह होता है कि जब किसी आवेशित पिंड को अनावेशित पिंड के नज़दीक लाया जाता है, मतलब कोई आवेशित पिंड है उसको क्या किया जाएगा कि अनावेशित पिंड के नज़दीक में लाया जाएगा, तो उदासीन पिंड की विपरीत सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है।
मतलब कोई उदासीन पिंड है उसकी तरफ क्या हो जाएगा, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत की प्रेरण कहा जाता है। और यह घटना चालक, अर्धचालक, कुचालक सभी में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सदिश रूप में कूलाम का नियम क्या होता है। तो हम बात करते हैं, हमारे दो एक्सिस मान लेते हैं, एक्स और वाई दो हमारी अक्ष हैं। इसके ऊपर हमने एक बल और दूसरा बल लिया है, 1 2 है, मतलब पहले बल एक पर लग रहा है दूसरे के रेस्पेक्ट में, और F21 में बल लग रहा है दूसरे पर, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट बॉडी के रेस्पेक्ट में, मतलब फर्स्ट पिंड के रेस्पेक्ट में लग रहा है। R1 और R2 क्या है, दो हमारे पोजिशन वेक्टर्स हैं। अगर हम लिखें F12 किसके बराबर हो जाएगा, तो गति का तीसरा नियम होता है कि प्रत्येक कार्यफलन का उसके विपरीत कार्यफलन होता है। F12 इसका हो जाएगा -F21 के। अगर हम बात करें F12 किसके बराबर लिख सकते हैं, तो F12 को हम लिख सकते हैं R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर। अगर हमें F21 लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। F12 और F21 हो गया। अगर हमें लिखना है कि कूलाम के नियम के अनुसार सदिश रूप क्या होगा, तो हम सबसे पहले किस चर्चा करते हैं, F12 की चर्चा करते हैं। F12 क्या होता है, कूलाम का नियम का था। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक तो हमें लिखना ही लिखना है। हम सबसे पहले F12 के लिए क्या लिखते हैं, F12 के लिए हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू K का K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में लिख के हम क्या लिखेंगे, R12 के लिए क्या है हमारा R21, ठीक है। और ये क्या वेक्टर लगाएंगे, इसके बाद R21 और यहाँ पर भी R21। ये हमारा F12 हो गया। अगर 12 लिखना है तो R हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये कितना रहेगा हमारा, क्यूब रहेगा। और अगर F21 लिखना हो तो वही सेम K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब R1, ठीक है। और ये क्या हमारा पोजीशन वेक्टर है R2, और ये भी F हमारा वेक्टर हो गया। हम इस R के ऊपर में लगाना है वेक्टर। ये किस फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म। अगर 12 लिखना है तो R कितना जाएगा, 21 पोजीशन वेक्टर में, और R21 वेक्टर पे। और इधर F21 लिख रहे हैं तो R12 क्यूब और R12 वेक्टर पर। तो हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि किसी आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। मतलब क्या है, कोई आवेश है, ये मान लेते हैं हमारा कोई आवेश है, इस आवेश के या आवेश के चारों ओर या उसका समुदाय, ठीक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके ऊपर हम कोई आवेश लाते हैं, इसके क्षेत्र पर हम कोई क्या ला रहे हैं, आवेश ला रहे हैं। तो आवेश लाने पर इस पर क्या कार्य करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का एक बल कार्य करता है। और इसी बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अगर बात करें विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम बात करें विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिससे हम दर्शाते हैं कि यह किस तरफ जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, दूसरी तरफ माइनस क्यू आवेश होता है, और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलता है। तो इसकी रेखाएं किस प्रकार से होगी, अगर प्लस आवेश है तो धनावेश है, मतलब ये किस तरीके से होगा, इस तरीके से। ये कब होगा, जब हमारा क्या हो, आवेश धनावेश हो, मतलब कि चार्ज किस तरफ होगा, बाहर की ओर। अगर ऋणावेश है तो इसका चार्ज कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। अगर धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है, मतलब इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और यहाँ से ये ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत बल रेखाएं।
इन्हें कहा जाता है विद्युत बल। पहला तो हमारा क्या हो गया, धनावेश होने पर, ये हमारा दूसरा है, और दूसरा क्या है, ऋणावेश होने पर। और हमारा तीसरा क्या है, धनावेश एवं ऋणावेश संयुक्त बल रेखा है, मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अब इन बल रेखाओं की, विद्युत बल रेखाओं की आप एक प्रॉपर्टी को समझ ही गए होंगे कि यह कौन सी होती है, काल्पनिक रेखा होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि यह रेखा हमेशा कहाँ धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर गति करती है। अगर इनके गुण की बात करें तो ये क्या होता है, दो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये क्या होगा, ये दोनों जो रेखाएं होगी वो एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, कभी भी नहीं काटेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये आपका प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो ये रेखा एक दूसरे को कभी काटती हुई नहीं जाएगी, ये स्वतंत्र रूप से वक्र बनाएगी। ठीक है, एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती है और ऋणावेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट होता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, अगर ये काटती है तो ऐसा होना संभव नहीं है। और तीसरी हो जाएगी, ये हमेशा कहाँ धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसका मतलब है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसको इस तरीके से E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, ये किसका सूत्र है, विद्युत बल की तीव्रता का। एक बार फिर से आप परिभाषा सुन लीजिए, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका क्या हो जाए, न्यूटन पर कूलाम, या फिर इसको तो क्या कहेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम। और बल न्यूटन किस में लिखा जाता है, या फिर इसका मात्रक हो सकता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और ये कौन सी राशि है, विद्युत बल की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, या तो न्यूटन पर कूलाम होगा या फिर वोल्ट पर मीटर होगा। और इसके विमीय सूत्र की बात करें, इसका विमीय सूत्र होता है m1L1 T-3 A-1। ये क्या है इसका डायमेंशन सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र m1L1 T-3 A-1। ठीक है,